हेलो दोस्तों, कंप्यूटर एजुकेशन की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज की वीडियो में हम कंप्यूटर से रिलेटेड इन प्रश्नों के उत्तर को विस्तार से जानेंगे। जैसे कि कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर की विशेषताएं, कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या है, कंप्यूटर की पीढ़ियाँ जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर के जनक कौन है और कंप्यूटर शब्द का अर्थ क्या है। दोस्तों, आज इन्हीं प्रश्नों के उत्तर को हम विस्तार से जानेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और यदि वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। और दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं कि आज की वीडियो में हमारे प्रश्न थोड़ी ज़्यादा हैं, तो हमारी आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो सकती है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है दोस्तों हमारा कि कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पर है, कंप्यूटर निम्न 3 प्रकार के होते हैं: आकार के आधार पर, कार्य के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर। तो सबसे पहले हम आकार के आधार पर कंप्यूटर को देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा है कि कंप्यूटर आकार के आधार पर कंप्यूटर 4 प्रकार के होते हैं, जैसे कि माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं माइक्रो कंप्यूटर। दोस्तों, आप जैसा कि देख सकते हैं माइक्रो कंप्यूटर देखने में कुछ इस प्रकार का होता है। माइक्रो कंप्यूटर ये कंप्यूटर आकार में बहुत ही छोटे व कम कीमत के होते हैं। इनकी चलने की स्पीड बहुत ही स्लो होती है। इस कंप्यूटर में एक समय में एक ही व्यक्ति कार्य कर सकता है, इसलिए इसे पर्सनल कंप्यूटर कहा जाता है। इसे शॉर्ट में पीसी भी कहते हैं। दोस्तों, पीसी का फुल फॉर्म होता है पर्सनल कंप्यूटर। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है हमारा मिनी कंप्यूटर। ये कंप्यूटर आकार में माइक्रो कंप्यूटर से बड़े एवं महंगे होते हैं। इनकी चलने की स्पीड माइक्रो कंप्यूटर से अधिक होती है। इस कंप्यूटर में एक समय में 4 से 32 लोग कार्य कर सकते हैं। इसमें प्रिंटर, प्लॉटर आदि को जोड़ा जा सकता है, इसलिए इसे मिनी कंप्यूटर कहा जाता है। दोस्तों, ये जो हमारा माइक्रो कंप्यूटर है, माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में मिनी कंप्यूटर काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है और इसकी चलने की स्पीड भी ज़्यादा होती है। जबकि माइक्रो कंप्यूटर में एक समय में एक ही व्यक्ति कार्य कर सकता है, लेकिन मिनी कंप्यूटर में एक समय में 4 से 32 लोग कार्य कर सकते हैं। इसमें प्रिंटर, प्लॉटर आदि को भी जोड़ा जा सकता है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर तथा मिनी कंप्यूटर से बड़े एवं महंगे होते हैं। इनकी चलने की स्पीड माइक्रो कंप्यूटर तथा मिनी कंप्यूटर से अधिक होती है। इस कंप्यूटर में एक समय में सैकड़ों लोग कार्य कर सकते हैं। इन कंप्यूटर का प्रयोग बड़ी बड़ी कंपनियों में किया जाता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर कहलाता है। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर मेन फ्रेम कंप्यूटर कुछ देखने में इस प्रकार का होता था, और मेन फ्रेम कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में बड़े, और इसका उपयोग बड़ी बड़ी कंपनियों में किया जाता था, और इसमें एक समय में सैकड़ों लोग भी कार्य कर सकते थे। और इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है हमारा सुपर कंप्यूटर। ये कंप्यूटर सभी कंप्यूटरों की तुलना में बड़ा एवं महंगा होता है। यह कंप्यूटर सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है। इन कंप्यूटर का आकार एक कमरे के बराबर होता है। यह कठिन से कठिन समस्याओं को सॉल्व कर सकता है। इन कंप्यूटर का प्रयोग बड़े बड़े वैज्ञानिक करते हैं। सुपर कंप्यूटर कहलाता है। दोस्तों, सुपर कंप्यूटर विश्व का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर होता है, जो कि माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर की तुलना में सबसे बड़ा और सबसे स्पीड में चलने वाला एक कंप्यूटर होता है। अब देखते हैं दोस्तों कार्य के आधार पर। हमने आकार के आधार पर देख लिए हैं कंप्यूटर, अब देखते हैं हम कार्य के आधार पर। दोस्तों, कार्य के आधार पर यहाँ पर लिखा है, कार्य के आधार पर कंप्यूटर निम्न 3 प्रकार के होते हैं: एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। तो सबसे पहले हम देखते हैं एनालॉग कंप्यूटर को। एनालॉग कंप्यूटर वह कंप्यूटर कहलाते हैं जिसमें गिनने की बजाय माप कर प्रदर्शित किया जाता है, जैसे थर्मामीटर, वोल्टमीटर आदि। दोस्तों, आपने दूध वाले को दूध मापने वाली मशीन को लिए हुए देखा होगा, उसे ही हम एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं, जिसमें दूध को मापा जाता है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है हमारा डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर वह कंप्यूटर कहलाते हैं जिसमें हम अंक टाइप करते हैं और आउटपुट के रूप में अंक ही प्राप्त करते हैं, डिजिटल कंप्यूटर कहलाते हैं, जैसे कैलकुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक कांटे आदि। दोस्तों, यहाँ पर मैंने बात किया था एनालॉग कंप्यूटर के बारे में। दोस्तों, एनालॉग कंप्यूटर केवल माप कर प्रदर्शित करता है, लीटर में प्रदर्शित करता है कितना लीटर आपका हुआ है। और यहाँ पर जो हमारा डिजिटल कंप्यूटर है, इसमें हम लोग जैसे कि मान के चलो कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर में हम लोग अंक ही टाइप करते हैं और हमें आउटपुट के रूप में हमें अंक ही प्राप्त होते हैं, लेकिन यहाँ पर लीटर में प्रदर्शित करता है और यहाँ पर ग्राम में प्रदर्शित करता है।
इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर वे कंप्यूटर कहलाते हैं जो एनालॉग कंप्यूटर तथा डिजिटल कंप्यूटर दोनों के मिलने से बनता है। हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाते हैं जैसे पेट्रोल पंप की मशीन आदि। दोस्तों आपने पेट्रोल पंप की मशीन में देखा होगा, जैसे ही वो लोग पेट्रोल पंप की मशीन से पेट्रोल निकालते हैं तो वहाँ पर लीटर में भी दर्शाते हैं और जितने उसके अंक आउटपुट के रूप में अंक में हमें बताया जाता है कि आपके प्राइस कितने हुए लीटर के, तो वहाँ पर हमें आउटपुट के रूप में अंक भी प्राप्त होते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों का कार्य करता है, तो उसे हम हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है हमारा उद्देश्य के आधार पर। हमने आकार के आधार पर देख लिए, कार्य के आधार पर, अब देखते हैं हम उद्देश्य के आधार पर। दोस्तों उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर दो प्रकार के होते हैं, सामान्य उद्देश्यीय कंप्यूटर, विशिष्ट उद्देश्यीय कंप्यूटर। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सामान्य उद्देश्यीय कंप्यूटर। सामान्य उद्देश्यीय कंप्यूटर वह कंप्यूटर कहलाते हैं जिनका उपयोग किसी सामान्य कार्य को करने के लिए किया जाता है, जैसे टाइपिंग करना, लेटर टाइप करना, शादी कार्ड बनाना आदि कार्य सामान्य उद्देश्यीय कंप्यूटर में किए जाते हैं। दोस्तों हम लोग जो घरों में कंप्यूटर का उपयोग करते हैं, नॉर्मल वर्क करने के लिए उपयोग करते हैं जिन कंप्यूटरों का, उन्हें हम सामान्य उद्देश्यीय कंप्यूटर कहते हैं। जैसे कि हम लोग उसमें लेटर भी टाइप कर सकते हैं, शादी कार्ड बना सकते हैं आदि ऐसे कई सारे कार्य कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हमारा विशिष्ट उद्देश्यीय कंप्यूटर। विशिष्ट उद्देश्यीय कंप्यूटर वह कंप्यूटर कहलाते हैं जिनका उपयोग किसी विशेष कार्य को करने के लिए किया जाता है, जैसे कपड़े की डिजाइन, कपड़े की बनावट, कपड़े का कलर आदि की जांच करने के लिए किया जाता है। दोस्तों जिन कंप्यूटर का उपयोग कठिन से कठिन कार्य को करने के लिए किया जाता है, हम लोग उन्हें विशिष्ट उद्देश्यीय कंप्यूटर कहते हैं, जैसे कि कपड़े की डिजाइन करना, कपड़े की बनावट, कपड़े में कलर करना आदि ऐसे कई कठिन कार्य को करने के लिए हम विशिष्ट उद्देश्यीय कंप्यूटरों का प्रयोग करते हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि कंप्यूटर क्या है। तो कंप्यूटर दोस्तों यहाँ पर लिखा है कि कंप्यूटर बिजली से चलने वाली एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो किसी भी कार्य को बहुत ही कम समय में कर देता है, कंप्यूटर कहलाता है। आधुनिक कंप्यूटर के जनक चार्ल्स वेवेज हैं। दोस्तों कंप्यूटर का निर्माण जिन्होंने किया था उनका नाम चार्ल्स वेवेज था। अब दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा कंप्यूटर की विशेषताएं। यहाँ पर मैंने कुछ 6 प्रमुख लाइनें लिखी हैं कंप्यूटर की विशेषताएं, जैसे कि कंप्यूटर सटीकता प्रदान करते हैं, एक कंप्यूटर में उच्च गति की क्षमता होती है, कंप्यूटर डेटा को स्टोर और प्रोसेस करने में सक्षम है, एक कंप्यूटर एक साथ कई कार्य कर सकते हैं, कंप्यूटर बिना थके दोहराए जाने वाले कार्यों को कर सकता है, यह बिना किसी त्रुटि के बड़ी संख्या में कार्य कर सकता है। जैसा कि दोस्तों आप पढ़कर ही समझ गए होंगे कंप्यूटर की विशेषताएं किस प्रकार से कार्य करते हैं। दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, यदि मैं आपको हर एक लाइन को विस्तार से समझाऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो सकती है, इसलिए आपको मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैं पढ़कर बताते जाऊंगा और आप समझते जाओ। अब इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक हमारा कंप्यूटर का उपयोग। दोस्तों यहाँ पर ही कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। यहाँ पर वैसे तो कंप्यूटर का उपयोग आज जीवन के हर क्षेत्र में होता है, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जिसमें कंप्यूटर का उपयोग ना होता हो, मगर एक कुछ खास क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ कंप्यूटर का उपयोग काफ़ी ज़्यादा होता है, जैसे कि घर, बैंकिंग, शिक्षा, मार्केटिंग, व्यापार, सरकारी कामों में, कला और मनोरंजन में, घर से काम करना, सुरक्षा और निगरानी, मौसम की भविष्यवाणी। तो सबसे पहले हम देखते हैं घर के बारे में। यहाँ पर है घरों में कंप्यूटरों का उपयोग अलग अलग उम्र के द्वारा अलग अलग काम करने के लिए किया जाता है, जैसे कि कोई बच्चा या स्कूल स्टूडेंट कंप्यूटर का उपयोग गेम खेलने, गाने सुनने, मूवीज़ देखने के लिए करता है। वहीं अगर घर का कोई व्यक्ति ऑफिस जाता है तो वो कंप्यूटर का उपयोग इंटरनेट चलाने, अपने ऑफिस का कोई काम करने, ऑनलाइन बिल पेमेंट करने, सोशल मीडिया चलाने आदि तरह तरह के कामों को करने के लिए करता है। अगर कोई कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट है तो वो कंप्यूटर का उपयोग अपने कॉलेज के असाइनमेंट बनाने, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने और कोडिंग करने के लिए करता है। जैसा कि दोस्तों आपने इस पैराग्राफ को पढ़कर ही समझ गए होंगे कि कंप्यूटर का उपयोग घरों में किस प्रकार से किया जाता है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हमारा उपयोग है बैंकों के क्षेत्र में। आज के समय में लगभग पूरी बैंकिंग व्यवस्था कंप्यूटर पर निर्भर करती है। बैंकिंग क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग अपने ग्राहकों के लेन देन के विवरणों को संग्रहित करने के लिए किया जाता है, जैसे कि एटीएम के द्वारा पैसे की निकासी और जमा करने का हिसाब रखना। कंप्यूटर का उपयोग करके बैंकों ने अपने द्वारा होने वाले कई सारी गलतियों और फिजूल खर्चों को काफ़ी हद तक कम कर दिया है। बैंक हमें कंप्यूटर का अनुप्रयोग द्वारा निम्न सुविधाएं प्रदान करती है, जैसे बैंक हमें
ऑनलाइन अकाउंटिंग सुविधा प्रदान करती है, जिसमें करंट बैलेंस चेक करना, ओवरड्राफ्ट बनाना, पैसे डिपॉजिट करना, इंटरेस्ट चार्ज करना, शेयर और ट्रस्टी रिकॉर्ड चेक करना आदि शामिल हैं। बैंकों में एटीएम मशीनें जो पूरी तरह से स्वचालित हैं, बैंकों को और ग्राहकों को एक दूसरे से निपटने में आसान बना दिया है। इसके बाद दोस्तों हमारा थर्ड है शिक्षा के क्षेत्र में एजुकेशन। शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग ई बुक्स, ऑनलाइन कक्षाओं, ऑनलाइन एग्जाम, ऑनलाइन ट्यूशन आदि कार्यों के लिए किया जाता है। कंप्यूटर एजुकेशन सिस्टम में निम्न सुविधाएं प्रदान करती है। कंप्यूटर एजुकेशन सिस्टम को एक माध्यम प्रदान करता है जिसे कंप्यूटर आधारित शिक्षा सीबीई कंप्यूटर बेस्ड एजुकेशन के रूप में माना जाता है। कंप्यूटर शिक्षा बहुत तेज़ी से छात्रों की संख्या में बढ़ा रही है। कंप्यूटर के उपयोग से ऑनलाइन एजुकेशन में बढ़ोतरी हुई है, जिससे कोई भी छात्र घर बैठे पढ़ाई कर सकता है। ऐसे काफ़ी सारे तरीके हैं जिनमें कंप्यूटर का उपयोग शिक्षण संसाधन छात्रों को शिक्षित करने के लिए करते हैं। किसी छात्र के प्रदर्शन का डेटाबेस तैयार करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है, जिससे स्टूडेंट के बारे में सही से जानकारी प्राप्त हो सके। आज के युग में दोस्तों कंप्यूटर का यूज पढ़ाई करने में ज़्यादा किया जाता है। आजकल ज़्यादा ऑनलाइन ही पढ़ाई की जा रही है। इसके बाद दोस्तों मार्केटिंग में कंप्यूटर का उपयोग किस प्रकार से किया जाता है। कंप्यूटर का उपयोग मार्केटिंग में निम्नलिखित है, जैसे कि विज्ञापन पेशेवर कंप्यूटर का उपयोग आर्ट और ग्राफिक्स बनाने के लिए किया जाता है, पोस्टर बनाने के लिए किया जाता है और अधिक उत्पादों को बेचने के लक्ष्य के साथ विज्ञापनों को प्रिंट और प्रसारित करने के लिए किया जाता है। इसके बाद है होम शॉपिंग। कंप्यूटरीकृत कैटलॉग के उपयोग करने से होम शॉपिंग संभव हो पाई है, जो उत्पाद की जानकारी ग्राहकों तक आसान पहुंच प्रदान करती है। व्यापार के क्षेत्र में जैसे कि बिजनेस, कंप्यूटर का उपयोग बिजनेस करने में किस प्रकार से किया जाता है। कंप्यूटर की सटीकता, स्पीड और शुद्धता के कारण व्यावसायिक संगठनों द्वारा कंप्यूटर का काफ़ी ज़्यादा उपयोग किया जाता है। जैसे कंप्यूटर का उपयोग व्यावसायिक संगठनों में निम्न कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कि पैरोल गणना, बजट, बिक्री विश्लेषण, वित्तीय पूर्वानुमान, कर्मचारी डेटाबेस का प्रबंधन, स्टॉक इत्यादि का रखरखाव। इसके बाद दोस्तों छठवां है हमारा सरकारी कामों में, जो कि कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है सरकारी कामों में, गवर्नमेंट में किस प्रकार से किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, सरकार अपनी बहुत से कामों के लिए कंप्यूटर पर निर्भर करती है। सरकारी कामों में कंप्यूटर की भूमिका महत्वपूर्ण है। सरकारी कामों में कंप्यूटर का उपयोग निम्न है, जैसे बजट तैयार करने में, टैक्स डिपार्टमेंट में, बिक्री कर का हिसाब रखने में, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, मौसम की सटीक जानकारी में, सरकारी ऑफिसों में डेली के कामों का रिकॉर्ड रखने के लिए, सरकारी तंत्र को अच्छे के लिए। इसके बाद दोस्तों सातवां है हमारा कला और मनोरंजन के क्षेत्र में। हम लोग जो मनोरंजन करते हैं, कला करते हैं कंप्यूटर के क्षेत्र में, वो किस प्रकार से यहाँ पर करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहला यहाँ पर कंप्यूटर का उपयोग कला के साथ साथ मनोरंजन की प्रत्येक क्षेत्र में किया जाने लगा है। जैसे चित्र, ग्राफिक्स डिज़ाइन और पेंटिंग बनाने, तस्वीरों को एडिट करने, कॉपी करने, भेजने और प्रिंट करने के लिए भी कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग राइटर द्वारा लेख लिखने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग गाने बनाने, रिकॉर्ड करने, संपादित करने और सॉन्ग सुनने के लिए भी किया जाता है। इनका उपयोग वीडियो को कैप्चर करने, संपादित करने और देखने के लिए भी किया जाता है। इनका उपयोग लोगों द्वारा गेम खेलने के लिए किया जाता है। आज के युग में दोस्तों कंप्यूटर का उपयोग ज़्यादातर मनोरंजन के लिए भी किया जाता है। दोस्तों इसके बाद आठवां है हमारा घर से काम करना। हम लोग अपने घर से काम कैसे कर सकते हैं, वर्किंग फ्रॉम होम। कंप्यूटर ने घर से काम करना और दूरदराज के अन्य रूपों में तेज़ी से काम करना आम कर दिया है। वर्कर्स एक पारंपरिक कार्यालय में आए बिना आवश्यक डेटा और जानकारियां साझा कर सकते हैं। मैनेजर्स दूर से वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी की आसानी से निगरानी कर सकते हैं। इसके बाद है सुरक्षा और निगरानी, सिक्योरिटी। हम लोग जो अपने कंप्यूटर की मदद से सुरक्षा कैसे प्रदान करते हैं, जैसे कि लोगों और वस्तुओं की निगरानी के लिए कंप्यूटर को अन्य तकनीकों के साथ जोड़ा जा रहा है।
बायोमेट्रिक पासपोर्ट के साथ संयुक्त कंप्यूटर लोगों को धोखाधड़ी से किसी भी देश में लोगों और वस्तुओं की निगरानी के लिए कंप्यूटर को अन्य तकनीकों के साथ जोड़ा जा रहा है। बायोमेट्रिक पासपोर्ट के साथ संयुक्त कंप्यूटर लोगों को धोखाधड़ी से किसी भी देश में प्रवेश करने या यात्री हवाई जहाज़ तक पहुंचने प्राप्त करने के लिए कठिन बनाते हैं। चेहरा पहचानने की तकनीक से सार्वजनिक स्थानों पर आतंकवादियों या अपराधियों की पहचान करना आसान हो जाता है। चालक प्लेटों की स्पीड कैमरा या पुलिस कार्यों के द्वारा ऑटो स्कैन किया जा सकता है। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की शुरुआत के साथ निजी सुरक्षा प्रणाली भी अधिक जटिल हो गई है। जैसा कि दोस्तों आपने सीसीटीवी कैमरा का उपयोग किया जाता है आजकल निगरानी रखने के लिए। इसके बाद दोस्तों लास्ट हमारा 10वां है मौसम की भविष्यवाणी। दुनिया में मौसम का अनुमान लगाना जटिल है क्योंकि मौसम कई चीज़ों पर निर्भर करता है। ऐसे लगातार बदलते रहने वाले मौसम की निगरानी करने के लिए उपग्रह का उपयोग किया जाता है, जिनसे प्राप्त डाटा को नॉर्मल इंसान द्वारा प्रोसेस करके समझने की भविष्य में मौसम कैसा होने वाला है काफ़ी मुश्किल है। तो ऐसे कामों के लिए भी कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर बड़ी मात्रा में मौसम संबंधी जानकारी को प्रोसेस कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों हम लोग कल के बारे में पता कर सकते हैं कि कल धूप कितनी डिग्री निकलेगी और कल बादल कितनी डिग्री रहेगा। तो हम लोग दोस्तों भविष्यवाणी भी जान सकते हैं कंप्यूटर की मदद से। अब इसका दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या है। दोस्तों कंप्यूटर का फुल फॉर्म है कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन पार्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्निकल एजुकेशनल रिसर्च होती है। कंप्यूटर का जो फुल फॉर्म होता है एजुकेशनल रिसर्च होती है। यहाँ से दोस्तों आप देख सकते हैं, यहाँ से जो मैंने इसको रेड कर दिया था ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर्स। सबसे पहले हम देख लेते हैं कंप्यूटर्स की पीढ़ियाँ होती क्या हैं, जनरेशन होते क्या हैं। तो यहाँ पर लिखा है जब कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी में बहुत बड़ा परिवर्तन आता है तो उसको कंप्यूटर का नया जनरेशन कहते हैं। जैसे कि दोस्तों कंप्यूटर के नए नए वर्जन आते हैं तो उन्हें ही हम जनरेशन्स कहते हैं। जैसे कंप्यूटर में कोई बदलाव करते हैं, कोई नई नई एबिलिटीज़ जोड़ते हैं तो उन्हें हम जनरेशन्स कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर है कंप्यूटर की पीढ़ियाँ कितनी होती हैं। तो यहाँ पर देखते हैं अभी तक कंप्यूटर की 5 पीढ़ियाँ हैं। प्रत्येक पीढ़ियाँ की अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं, उसके काम करने के तरीके अलग अलग हैं तथा छोटे, सस्ते और अधिक कुशल तरीके से कार्य करने वाले हैं। जैसे कि प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, चतुर्थ पीढ़ी, पंचम पीढ़ी। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रथम पीढ़ी के बारे में। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का समय 1946 से 1956 तक माना जाता है, जिसकी शुरुआत 1946 में ENIAC नामक कंप्यूटर के निर्माण से हुई थी। इसको एकैट व मुचली ने बनाया था। इस पीढ़ी के कंप्यूटर का आकार बहुत ही बड़ा होता था, जिनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना आसान नहीं था। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था, जिसका आविष्कार 1904 में जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग द्वारा किया गया था। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग व्यापक रूप से किया जाता था। वैक्यूम ट्यूब बड़े घटक थे, जिसके कारण पहली पीढ़ी के कंप्यूटर आकार बहुत बड़े थे। जो कि हमारे सबसे पहली पीढ़ी के कंप्यूटर थे उनके आकार काफ़ी बड़े थे और उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में काफ़ी दिक्कतें आती थीं। एक कमरे की जगह लेते थे। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में मशीन लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता था और स्टोरेज के लिए पंच कार्ड का उपयोग किया जाता था। इनके कार्य करने की क्षमता अत्यधिक धीमी थी, जो कि आप देख सकते हैं जो हमारे प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे उसमें कुछ इस प्रकार का वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था। अब इसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं प्रथम पीढ़ी के कुछ लाभ देख लेते हैं। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों के लाभ। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था। मशीनी तथा असेंबली भाषा का प्रयोग किया जाता था। इनपुट और आउटपुट के लिए पंच कार्ड और चुंबकीय टैप का प्रयोग किया जाता था। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का प्रयोग मुख्य रूप से वैज्ञानिक अनुसंधान एवं सैन्य कार्यों के लिए किया जाता था। अब यहाँ पर कुछ डिसएडवांटेज भी देख लेते हैं। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर बहुत ही नाजुक और कम विश्वसनीय के होते थे। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर आकार में बहुत ही बड़े होते थे, वह एक कमरे के बराबर के होते थे।
आकार में बड़े होने के कारण अधिक बिजली की खपत करते थे। इस पीढ़ी के कंप्यूटर को ठंडा रखने के लिए बहुत सारे एयर कंडीशनरों एसी का प्रयोग किया जाता था। इस पीढ़ी के कंप्यूटर बेहद महंगे होते थे। इसकी भंडारण क्षमता कम और गति मंद थी। यानी कि दोस्तों, ये जो हमारे सबसे प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे, इतने बड़े होते थे कि उनको एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जाया जा सकता था, और वो इतने गर्म हो जाते थे कि उनको ठंडा रखने के लिए एसी की ज़रूरत पड़ती थी। अब इसके बाद है दोस्तों हमारा द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर, जो कि हमारी द्वितीय जनरेशन थी, वो किस प्रकार से आई है। कंप्यूटर की द्वितीय पीढ़ी का समय 1956 से 1964 तक माना जाता है। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर की शुरुआत कंप्यूटरों में वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टरों का उपयोग करने से हुई। ट्रांजिस्टर के उपयोग से कंप्यूटरों को वैक्यूम ट्यूब की अपेक्षा अधिक गति और विश्वसनीयता प्राप्त हुई। ट्रांजिस्टर का आविष्कार विलियम शॉकले ने 1947 में किया था। जो कि दोस्तों द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर थे, उनमें ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाने लगा, और उसका उपयोग विलियम शॉकले ने 1947 में किया था। जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन में, कुछ इस प्रकार का हमारा ट्रांजिस्टर होता था। ट्रांजिस्टर के साथ वैक्यूम ट्यूबों को बदलने से कंप्यूटर्स का आकार कम हो गया था। हाई लेवल मशीन लैंग्वेज का प्रयोग किया गया तथा भंडारण क्षमता में वृद्धि हुई। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में दो प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया गया था। पहला बेंच प्रोसेसिंग, दूसरा मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पर हम द्वितीय पीढ़ी के कुछ एडवांटेज भी देख लेते हैं। वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर की तुलना में दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर अधिक तेज एवं विश्वसनीय थे। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के अपेक्षा छोटे एवं कम खर्चीले थे। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर भंडारण क्षमता में वृद्धि हुई, जिसके लिए मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस का प्रयोग किया गया। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर बिजली में खपत कम होती थी। जो कि हमारी दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर थे, उनमें बिजली की खपत थोड़ी कम होती थी पहली पीढ़ी कंप्यूटर की तुलना में। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का उपयोग व्यवसाय तथा उद्योग में किया जाने लगा। इसमें फोर्ट्रैन, कोबोल जैसे उच्च स्तरीय भाषा तथा असेंबली लैंग्वेज का प्रयोग किया जाने लगा। यहाँ पर कुछ डिसएडवांटेज भी देख लेते हैं। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर साइज में अभी भी बड़े थे, जिसके कारण इसे एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने में भी परेशानी होती थी। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर को लगातार मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती थी। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर को भी ठंडा रखने के लिए एसी की ज़रूरत पड़ती थी। मतलब दोस्तों, हमारे जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे, इनसे काफ़ी ज़्यादा अच्छी एबिलिटीज़ आ गई थी और इनका आकार भी थोड़ा हल्का हो गया था। लेकिन दोस्तों अभी भी ये गर्म होते थे, जिनको ठंडा रखने के लिए एसी की ज़रूरत पड़ती थी। इसके बाद है दोस्तों हमारा तृतीय पीढ़ी। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर के बारे में यहाँ पर हम जानते हैं। कंप्यूटर के तृतीय पीढ़ी का समय 1964 से 1971 तक माना जाता है। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में ट्रांजिस्टरों की जगह इंटीग्रेटेड सर्किट चिप आईसी चिप का प्रयोग किया जाने लगा, जिसके कारण कंप्यूटर की गति और कार्यकुशलता में काफ़ी वृद्धि हुई। इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार जैक किलबाय ने किया था। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में रिमोट प्रोसेसिंग, टाइम शेयरिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया गया। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में कीबोर्ड और मॉनिटर का उपयोग शुरू हुआ, जिसके प्रयोग से हम कंप्यूटर में डाटा डाल सकते थे, वह कंप्यूटर को निर्देश दे सकते थे। यानी कि दोस्तों, जो हमारे तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर थे, उनमें कीबोर्ड और मॉनिटर का आविष्कार हुआ, जिनकी मदद से हम कंप्यूटर को निर्देश दे सकते थे, जिनमें हम डेटा को इनपुट कर सकते थे और डेटा को आउटपुट भी कर सकते थे। और यहाँ पर तृतीय पीढ़ी कुछ एडवांटेज देख लेते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया। प्रथम एवं द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर की तुलना में तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में इसका आकार छोटा था तथा वजन भी कम था। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर की अपेक्षा कम ऊर्जा खपत करता था तथा अधिक विश्वसनीय था। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर को ज़्यादा चलाने पर बंद नहीं होता था तथा इसे मेंटेनेंस की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि इसके हार्डवेयर की खराब होने की संभावना बहुत कम थी। एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाना आसान था तथा इसको चलाना भी सरल था।
पहले कंप्यूटर की तुलना में यह थोड़े सस्ते थे। हर एक व्यक्ति इसको खरीद सकता था अपने निजी उद्देश्य के कार्यों के लिए। उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषाओं का उपयोग बढ़ गया। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टी प्रोसेसिंग अर्थात एक ही समय पर अनेक प्रोग्राम व प्रोसेसर को चला सकते थे। यानी कि जो हमारा कंप्यूटर था, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर थे, वो इतने सस्ते और हल्के हो गए थे कि इसको हर एक व्यक्ति खरीद सकता था। यहाँ पर कुछ डिसएडवांटेज भी देख लेते हैं। तृतीय पीढ़ी के समय कंप्यूटर को एसी की आवश्यकता होती थी। अभी जो हमारे तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर थे, अभी भी उनको ठंडा रखने के लिए एसी की ज़रूरत पड़ती थी। इंटीग्रेटेड चिप बनाने के लिए काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इस पीढ़ी के कंप्यूटर थोड़े महंगे होते थे। जो कि हमारे तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर थे, वो अभी भी थोड़ी महंगे होते थे, जो कि उसे आम इंसान नहीं खरीद सकता था। इसके बाद दोस्तों हमारा चौथी पीढ़ी, चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर। चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर का समय 1971 से 2010 तक माना गया है। इस पीढ़ी में इंटीग्रेटेड सर्किट को और अधिक विकसित, जिसे लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट कहा जाता था। इसके आविष्कार से पूरी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एक छोटी सी चिप में आ गई है, जिसे माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है। जिस कंप्यूटर में इसका उपयोग किया जाता है उसे माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। अल्टायर 8800 यह सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर है जिसका निर्माण MITS नामक कंपनी ने किया था। उसके बाद 1981 में IBM ने माइक्रो कंप्यूटर का विकास किया, जिसे पर्सनल कंप्यूटर PC कहा जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, जो कि हमारी एक माइक्रो प्रोसेसर की IC चिप होती थी, वो हमारी कुछ इस प्रकार से देखने की होती थी। इस पीढ़ी के कंप्यूटर का उपयोग जीवन के हर क्षेत्र में बहुत तेज़ी से किया जाने लगा, क्योंकि यह अन्य पीढ़ियों की तुलना में काफ़ी सस्ते, तेज और अधिक विश्वसनीय थे। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर्स में इंटरनेट, GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे MS विंडो, MS DOS और Apple OS का विकास हुआ था। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर के यहाँ पर हम कुछ एडवांटेज हैं, जैसे कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर कम खर्चीली तथा अधिक तेज और विश्वसनीय थे। अन्य पीढ़ियों के कंप्यूटर की तुलना में इसके आकार बहुत छोटे, कम वजनी तथा विद्युत का उपयोग कम करते थे। इस पीढ़ी के कंप्यूटर को AC की ज़रूरत नहीं थी। इसके रखरखाव सरल थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते थे। इस पीढ़ी के कंप्यूटर को ऑपरेट करना व चलाना बहुत ही सरल था। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में उच्च स्तरीय लैंग्वेज जैसे CC++, DBASE का प्रयोग किया जाने लगा। इसमें जो कि न्यू लैंग्वेज ऐड की गई थी, जैसे कि CC++, इनमें एक न्यू लैंग्वेज ऐड कर दी गई थी और इनको चलाना भी बहुत आसान हो गया था। अब जो हमारे चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर हैं, इनको ठंडा रखने के लिए AC की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। इसके बाद यहाँ पर कुछ डिसएडवांटेज भी देख लेते हैं। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों की डिज़ाइन और टेक्निक जटिल थी। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर के रखरखाव और मरम्मत के लिए अत्यधिक कुशल पेशेवरों की ज़रूरत पड़ती थी। माइक्रो प्रोसेसर चिप के खराब होने की संभावना इसमें अधिक होती थी। जो कि हमारी माइक्रो प्रोसेसर की चिप थी, उसकी खराब होने की ज़्यादा संभावना यहाँ पर पाई जाती थी चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में। इंटीग्रेटेड सर्किट IC के प्रयोग होने के कारण कई मामलों में AC की आवश्यकता पड़ती थी। माइक्रो प्रोसेसरों का डिज़ाइन और निर्माण बहुत जटिल कार्य था। VLSI सर्किट के निर्माण के लिए उन्नत तकनीक की ज़रूरत पड़ती थी। बहुत कम गर्मी उत्पन्न करने के लिए भी चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों को अतिरिक्त कंपोनेंट को ठंडा करने के लिए पंखे की आवश्यकता पड़ती थी। दोस्तों अभी भी जो हमारा चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर था, वह अभी भी हमारा गर्म होता था और उसको ठंडा रखने के लिए पंखे की आवश्यकता पड़ती थी। इसके बाद दोस्तों हमारी पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर का समय 2010 से वर्तमान तक माना जाता है। जो कि अभी दोस्तों हमारा 2010 निकल गया है, अभी हमारी पाँचवीं पीढ़ी चल रही है। पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर में अधिक बदलाव आए हैं। धीरे धीरे कंप्यूटर लैपटॉप, टैबलेट में बदल गए हैं। अब छोटे छोटे कंप्यूटर लैपटॉप बनने लगे हैं। कीबोर्ड, माउस, मोबाइल फ़ोन तथा अलग से CPU, माइक्रोफोन, इन सब का आविष्कार हुआ है। साथ इनका अत्यधिक प्रचलन भी बढ़ने लगा है। यहाँ पर इस पीढ़ी में उन कंप्यूटरों को शामिल किया गया है जो अधिक शक्तिशाली एवं उच्च तकनीक कंप्यूटर से लेकर भविष्य में आने वाले जितने भी कंप्यूटर हैं, आज के कंप्यूटर इतने कुशल हैं कि वे जीवन के हर क्षेत्र जैसे कि अकाउंटिंग, इंजीनियरिंग, भवन निर्माण,
अंतरिक्ष एवं दूसरे प्रकार के शोध कार्यों में उपयोग किए जा रहे हैं। यह कंप्यूटर पोर्टेबल हैं तथा इंटरनेट से सहायता से सूचना एवं डॉक्यूमेंट का आदान प्रदान तथा पैसों का लेन देन आसानी से कर सकते हैं। आज कंप्यूटर इतने छोटे हैं आने लगे हैं जिसे हम आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं और कहीं पर भी चला सकते हैं। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि लैपटॉप इतना छोटा हो गया है कि उसको हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले भी जा सकते हैं और कहीं पर भी हम उसे बैठकर या फिर खड़े होकर उसको चला सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारा एडवांटेज, पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर अत्यंत छोटे तथा हाथ में लेकर चलने योग्य हैं। इन कंप्यूटर की गणना क्षमता अत्यंत तीव्र तथा अधिक है। मल्टीमीडिया और एनिमेशन की वजह से कंप्यूटर शिक्षा तथा मनोरंजन के क्षेत्र में इसका उपयोग अधिक मात्रा में किया जाने लगा। इंटरनेट से सोशल मीडिया के विकास से सूचनाओं का आदान प्रदान तथा एक दूसरे से संपर्क स्थापित करना आसान हो गया है। भंडारण के लिए ऑफिशियल डिस्क जैसे सीडी, डीवीडी या ब्लू रे डिस्क का विकास हुआ जिनकी भंडारण क्षमता अत्यधिक है। दो प्रोसेसर को एक साथ जोड़कर तथा पैरेलल प्रोसेसिंग द्वारा कंप्यूटर प्रोसेसर की गति को अत्यंत तीव्र बनाया जा सकता है। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में कृत्रिम ज्ञान यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डालने का प्रयोग किया जा रहा है ताकि कंप्यूटर हर एक परिस्थिति अनुसार स्वयं निर्णय ले सके। ULSI टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया। मल्टीमीडिया फीचर्स जैसे ध्वनि, ग्राफिक्स, पिक्चर्स और टेक्स्ट आदि का निर्माण हुआ। C++, जावा, NET, नेट और ASP जैसी हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग किया जाने लगा। अभी जो दोस्तों हमारी पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर हैं उसमें जावा स्क्रिप्ट, HTML लैंग्वेजों का प्रयोग किया जाने लगा है। यहाँ पर कुछ डिसएडवांटेज हैं। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर इतना आसान है कि लोग इसका ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं जिसके कारण इंसान का दिमाग सुस्त और बर्बाद हो रहा है जिससे लोग आलस्य की ओर बढ़ रहे हैं। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों के ज़्यादा उपयोग करने से थोड़ी मात्रा में हिट उत्पन्न होते हैं। इस जनरेशन के कंप्यूटर अधिक विश्वसनीय, तेज गति से कार्य करने वाले होते हैं जिसके कारण मनुष्यों की जगह दे दी है जिससे बेरोजगारी बढ़ रही है। कंप्यूटर मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं तथा मानव मस्तिष्क की रचनात्मक और सोचने की क्षमता को कम तथा बर्बाद कर रहे हैं। कंप्यूटर कई मामलों में खतरा भी बनता जा रहे हैं। इसके माध्यम से साइबर अपराध किए जा रहे हैं जो आज सबसे बड़ी चुनौती है। दोस्तों ये जो हमारे पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर हैं इनको चलाना इतना आसान हो गया है कि आजकल ज़्यादातर लोग अपना टाइम बर्बाद कंप्यूटर को चलाने में ही करते हैं। इसके बाद है दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक हमारा कि कंप्यूटर के जनक कौन है। कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर के पिता के रूप में भी माना जाता है। इनका जन्म 1791 में हुआ था। चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर के क्षेत्र की शुरुआत के रूप में एक एनालिटिकल इंजन बनाने के बारे में सोचा था। दोस्तों चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर बनाने से पहले एक एनालिटिकल इंजन बनाने के बारे में सोचा, फिर उन्होंने कंप्यूटर को बनाया था। चार्ल्स बेबेज ने भाप से चलने वाले बड़े से बड़े आकार के एनालिटिकल इंजन को बनाया था। इसमें मशीन द्वारा प्रोग्राम को स्टोर किया जा सकता है और इस मशीन के द्वारा कैलकुलेशन भी की जा सकती है। वह रिजल्ट को प्रिंट भी किया जा सकता है। इसके बाद से कंप्यूटर के विभिन्न पीढ़ियां आई और कंप्यूटर के नए नए रूप सामने आने लगे। दोस्तों यहाँ पर लिखा है इसके बाद से कंप्यूटर की विभिन्न पीढ़ियां आई और नए नए रूप सामने आने लगे। दोस्तों यहाँ पर जो मैंने पीढ़ियों के बारे में बताया है यहाँ पर इन्हीं पीढ़ियों के बारे में यहाँ पर लिखा है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हमारा कि कंप्यूटर शब्द का अर्थ क्या है। यहाँ पर है कंप्यूटर। कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डाटा तथा निर्देशों को इनपुट के रूप में ग्रहण करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कंप्यूटर का क्या अर्थ होता है। वैसे तो कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है लेकिन इसका उपयोग बहुत सारे कार्यों के लिए किया जाता है जिसके कारण सभी लोग इसके अर्थ को अलग अलग बता सकते हैं। जो व्यक्ति कंप्यूटर से गणना करता है वह इसका अर्थ एक गणक यंत्र के रूप में बताएगा।
वहीं इसका उपयोग जानकारी को स्टोर करने वाला व्यक्ति इसका अर्थ भंडारण यंत्र के रूप में बताएगा। इसी प्रकार के लेखक या टाइपिस्ट से पूछने पर टाइप मशीन बताएगा। गेम खेलने वाले बालक गेमिंग मशीन बताएगा। ऑफिस में काम करने वाले व्यक्ति ऑफिस के काम जल्दी निपटने वाला यंत्र बताएगा। यानी कि दोस्तों जो कंप्यूटर शब्द है वो जो व्यक्ति जिस प्रकार से कार्य करता है, जिसके लिए उसे उपयोग करता है, वो उसी का उसे यंत्र बताएगा। इसको कोई एक शब्द में नहीं बता सकता है कि इसका अर्थ क्या है। यानी कंप्यूटर को किसी एक अर्थ से प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, लेकिन यहाँ हम इसके नाम से अर्थ निकालने की कोशिश करेंगे। कंप्यूटर का फुल फॉर्म कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन पार्टिकुलरली यूज्ड इन टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च होता है, जिसका हिंदी अर्थ होता है तकनीकी और शैक्षिक अनुसंधान में विशेष रूप से उपयोग किए जाने वाले सामान्य रूप से संचालित मशीन है। इसे गणक यंत्र, परिकलक या संगणक भी कहते हैं। दोस्तों जो संगणक यहाँ पर है, कंप्यूटर का हिंदी नाम संगणक है। इस नाम के आधार पर इसका अर्थ गणना करने वाला यंत्र होता है। कंप्यूटर शब्द को लैटिन भाषा के कंप्यूटर, यहाँ पर जैसे कि आप दोस्तों देख सकते हैं कंप्यूटर, यहाँ पर टी के आगे ई है, लेकिन यहाँ पर टी के आगे ए है और लास्ट में ई है। यानी कि दोस्तों कंप्यूटर, ए हो गया दोस्तों हमारा कंप्यूटर, ए हो गया हमारा कंप्यूटर शब्द से आया है, जिसका अर्थ गणना करना ही होता है। इसलिए कंप्यूटर को परिकलक और संगणक आदि कहा जाता है। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे सारे जितने भी क्वेश्चन थे वो हमारे सारे क्वेश्चन मैंने आपको एक एक करके प्रोवाइड करा दिए हैं। और दोस्तों मैंने इन सभी प्रश्नों के उत्तर को बहुत ही आसान भाषा में लिखे थे ताकि आपको एग्जामों में लिखने में कोई कठिनाई ना आए। और यदि दोस्तों आपको ये जो मैंने पेज टाइप किए हैं एक एक करके आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने काफ़ी सारे पेज यहाँ पर टाइप किए हैं, इतने सारे पेज मैंने यहाँ पर टाइप किए हैं। यदि दोस्तों आपको इन पेजों की पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। तो चलिए अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।